आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़ीवर के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली फ़ीवर जो है वो एक सिम्टम होता है रादर देन अ डिज़ीज़। मतलब कि बहुत सारे जो डिज़ीज़ होते हैं उसके एक सिम्टम के रूप में फ़ीवर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेनली आज जो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो क्लिनिकली हम ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे रादर देन बीइंग थ्योरेटिकल। मतलब हम जो है ओपीडी लेवल पे या आपके पास पेशेंट आता है तो कब कब आ सकता है और क्या क्या चीज़ें लेके आ सकता है, हम मेनली उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फीवर जो है, अगर इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। तो इसका काम होता है बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, 97.7 से 99.5 फ़ारेनहाइट। तो ये जो है हमको कभी भी टेम्परेचर एज अ फिजिशियन फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो मॉर्निंग टेम्परेचर है वो 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा और इवनिंग टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, तब आप फीवर इसको बता सकते हो। तो देखो, ओरल टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहेगा रेक्टल और टिम्पैनिक टेम्परेचर से। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर क्या रहेगा? 100.4 से ज़्यादा, टिम्पैनिक भी उतना, और ओरल 99.5 से 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, और एक्सिलरी जो बगली बोलते हैं जिसको, उसका भी सेम यही है। तो इस तरह से इसको आप फीवर में डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि हैव अ लोअर थ्रेशोल्ड फॉर फीवर एट 6 AM और 6 PM। ठीक है, कीप एंटीपायरेटिक्स एंड इंस्टेंट एंड रिसेंट इनटेक इन माइंड व्हेन कंसिडरिंग फीवर। ठीक है, राइगर्स प्रोफाउंड चिल्स अकम्पनीड बाई चैटरिंग ऑफ टीथ एंड शिवरिंग इम्प्लाइज अ रैपिड राइज इन बॉडी टेम्परेचर। राइगर्स देखो, होता क्यों है फीवर में राइगर्स, कि जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेनली बढ़ता है ना, तो हाइपोथैलेमस या जो अपनी बॉडी होती है उसके अगेंस्ट में इक्विलिब्रियम मेंटेन, यानी टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ना कपकपाहट को जनरेट करती है, और मतलब ये लाती है ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर हो वो नॉर्मल आ सके। अब देखो, फीवर का कारण क्या क्या होता है? तो मलेरिया, सेप्सिस, एब्सेस, ब्रुसेलिस, लिम्फोमा, ये होता है फीवर के कॉजेज़। नाइट स्वेट्स इसमें देखने मिलता है, ये ट्यूबरक्लोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। बट स्वेटिंग फ्रॉम एनी कॉज इज़ यूजुअली वर्स एट नाइट। नॉर्मली क्या होता है, नाइट स्वेट्स कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, अब रिकरेंट फीवर किस में होगा, कि बार बार बुखार किस में आएगा? तो कोलियोसिस्टाइटिस में, कोलेंजाइटिस, यूटीआई इन्फेक्शंस विथ ऑब्स्ट्रक्शन और कैलिकुलाई। ठीक है, हेडेक भी फीवर में होता है। फिर फोटोफोबिया जो अगर होगा, मतलब कि थोड़ा दिखने में तकलीफ़ होगा, धुंधला दिखेगा या थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होगा, मतलब उसमें मेनिंजाइटिस आप कर सकते हो। डेलीरियम क्या होगा? कमज़ोरी, कॉमन इन अडल्ट, एल्डरली एंड यंग वंस। मसल पेन किस में होगा? ये वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, लेप्टो स्पायरोसिस एंड ब्रुसेलिस। देखो, अब कॉमन अपन बात करते हैं कि जैसे फीवर का पेशेंट ओपीडी में प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि आपके पास आएगा, तो मेनली आजकल जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो आपके पास कभी भी इंस्टेंटली अगर उसको फ़ीवर लगेगा तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास नहीं आता है। वो क्या करता है मेनली कि यार मुझे बुखार लग रहा है तो क्या करूँ, एक 650 mg का, बड़ा है तो 650 mg का टैबलेट ले लेता है पीसीएम का। अब क्या करता है कि यार इसको 2-3 दिन खा लेता हूँ तो ठीक लग जाएगा, डॉक्टर के पास काहे फालतू का जाऊँगा। तो वो पैरासीटामॉल 2-3 दिन 4 दिन खा लेता है, फिर भी उसको ठीक नहीं लगता। तब वो आपके पास आता है कि मुझे बुखार आ रहा है। तब आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसकी जो हिस्ट्री टेकिंग है या उसका जो भी उससे उसका डायग्नोसिस बनाना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले तो जो भी उसका नाम है, पता है, वो रहता कहाँ पे है, वो करता क्या है, वो सब। अब देखो, कहाँ रहता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो
कहीं वो स्लम एरिया में रहता हो या कहीं ऐसी जगह में रहता हो जहाँ गंदगी ज़्यादा हो। तो जब आप हिस्ट्री लेते रहोगे तो आपका जो डायग्नोसिस है वो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इस ओर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको हिस्ट्री लो कि भैया खाया क्या है, क्या खाए थे आप, कहीं बाहर का कुछ खाए थे क्या। तो बाहर का कुछ खाए थे क्या से आप टाइफाइड की तरफ आपका डायग्नोसिस, क्योंकि एंटेरिक फीवर उसको बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि भैया कहीं खाना पीना या पानी, गंदा पानी पिया होगा या कुछ इन्फेक्शन के कारण इसको टाइफाइड हुआ है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री टेकिंग में, इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टेंट रहता है। ये सब आप पूछ लो प्रॉपर, उसका नाम, पता, एड्रेस सब पूछो। तो एड्रेस से यही एपिडेमियोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है कि भाई कहीं उस एरिया में डेंगू तो नहीं फैला है, उस एरिया में जहाँ वो रहता है वहाँ मलेरिया तो नहीं फैला है। तो आपको फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो उस डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़ीवर का पैटर्न आपको देखना है कि बुखार आपको कब आता है। पेशेंट को ये पूछना है कि बुखार आपको किस समय आता है, क्या सुबह ज़्यादा आता है, क्या शाम को ज़्यादा बढ़ता है क्या, ठीक है। और बुखार के साथ बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, है ना, कपकपी ज़्यादा लग रही है क्या, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्या, आँख बहुत जल रही है क्या। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, है ना। तो इससे जो है आपका डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर एक डायरेक्शन के उसमें बढ़ेगा, ठीक है। फ़ीवर का पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। या तो पेशेंट को कहीं ये भी पूछ सकते हो कि आपको पहले कुछ डिज़ीज़ हुई थी क्या। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कोविड वगैरह भी हुआ रहता है जिसको, उसको भी ना ऐसा फ़ीवर होता है जिसमें आप कोई भी टेस्ट करा लो, सीबीसी करा लो, विडाल करा लो, तो वो नेगेटिव ही बताता है। मलेरिया एंटीजन भी करा लो, डेंगू टेस्ट भी कराओ, वो नेगेटिव ही बताता है। तो ऐसे भी केसेस आपके पास आ सकते हैं। तो फ़ीवर को डायग्नोस करना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब आपके पास कोई पेशेंट आया है, आप उसको पूरा क्वेश्चंस पूछ लिए। अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पूछ लिए, अब आपको उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करोगे। तो क्या है कि भैया बुखार के साथ सर्दी खांसी है क्या, तो फिर उसको प्रॉपर ऑस्कल्टेट करो कि भैया छाती कहीं भरी भरी तो नहीं लग रही है, ठीक है। उसके अलावा उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन आपको मेनली करना है। तो उसका पल्स देखो कि भाई पल्स और हार्ट रेट देखो, SpO2 देखो, ठीक है। उसका टेम्परेचर चेक करो, बीपी चेक करो, ये सब। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया वगैरह के भी कंसेप्ट आपको देखने मिलेंगे। जैसे पल्स जो है वो टेम्परेचर से कई बार कम होगा, टाइफाइड में ऐसा होता है कि पल्स जो है वो टेम्परेचर से कम रहता है। वरना जो पल्स होता है, टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 8 से 10 पॉइंट जो है पल्स बढ़ जाता है। तो पल्स चेक करना, हार्ट रेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भैया प्रॉपर ऑस्कल्टेट कर लो, कहीं वीजिंग तो नहीं है, कहीं क्रैप्स तो नहीं है। मतलब वीजिंग मतलब सीटी जैसा साउंड तो नहीं है, क्रैप्स मतलब छाती भरी भरी तो नहीं है। कफ एंड कोल्ड लेके भी फीवर आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप उसका एब्डोमेन का एग्ज़ामिनेशन करो कि कहीं पेशेंट, क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन बाद आपके पास आया है, तो आपको देखना है कहीं स्प्लीनोमेगैली तो नहीं है। मतलब जब आप पालपेट करोगे तो देखना है कि कहीं हेपेटोमेगैली तो नहीं है पेशेंट को, है ना, कहीं कुछ और तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये सब जो है, या स्प्लीन बढ़ गया है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको जो है, आपने पैटर्न देख लिया कि फ़ीवर का पैटर्न क्या है, शाम को ज़्यादा है। क्वेश्चंस पूछने हैं सबसे ज़्यादा तो कि भैया क्या है, ठीक है। पेशाब में जलन तो नहीं हो रहा है, तो ये यूटीआई की तरफ जाएगा। स्टेप लैडर पैटर्न वाला फ़ीवर मतलब नॉर्मली शाम को बुखार ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टाइफाइड की तरफ जा सकता है। मैं कपकपी और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, या वो डेंगू। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है। अब आपको है सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वायरल फ़ीवर है कि बैक्टीरियल फ़ीवर है, ये इस्टेब्लिश करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भैया बुखार आपको आया तो एकदम क्या सडनली आया क्या, ठीक है। तो अगर वायरल फ़ीवर होता है ना, तो वायरल क्या होता है, वो आरएनए से वो होता है, डिराइव होता है। तो आरएनए वाले के रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होते हैं। तो जो वायरल इंड्यूस्ड फ़ीवर रहेगा ना, उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो तो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत एकदम कपकपी वाला बुखार होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो डेंगू में ये सिम्टम देखे जाते हैं।
वायरल फीवर में मेनली आप कोई भी मेडिसिन दो, मेनली आप सबसाइड करने के लिए पीसीएम दे सकते हो, और सिम्टोमेटिक अगर पेन वगैरह है तो दे सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर पेशेंट को डेंगू है तो उसको एनाल्जेसिक बिल्कुल मत देना, क्योंकि एनाल्जेसिक देने से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप दोगे ना तो वो उसको ब्लड फ्लो को और बढ़ा देगा, ब्लड लीकेज को बढ़ाएगा, और प्लेटलेट्स और दम से कम हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो नॉर्मली अगर वायरल फीवर है ना तो पीसीएम आप दे दो 650 mg का टीडीएस में, अगर नॉर्मल आपको सिर्फ फीवर का लक्षण उसमें दिख रहा है, वायरल है अगर आपको लगता है। अब आप वायरल और बैक्टीरियल का कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो मेनली तो उसको मुंह खोलने बोलो, और उसके जो टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स जो भी हैं उसको देखो, एकदम रेड अगर दिखेगा तो आपका डायग्नोसिस वायरल की तरफ बनेगा, और अगर उसमें थोड़े वाइटिश स्पॉट्स दिखें या पस या पीलापन थोड़ा दिखे तो आपका जो डायग्नोसिस है वो बैक्टीरियल की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वायरल और बैक्टीरियल जो फीवर रहता है, जैसे टाइफाइड भी अगर किसी को होता है तो एकदम से बुखार नहीं आता है, थोड़ा सा 2-4 दिन बाद से उसको एकदम तेज़ बुखार आएगा, तो वो आपको टाइफाइड की तरफ ले जाता है डायग्नोसिस। तो इस प्रकार से वायरल है कि बैक्टीरियल है, ये इस्टेब्लिश करना पहले इम्पॉर्टेंट रहता है, देन आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या क्या फीवर के मतलब कि देखो, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया जो मैंने आपको बताया था, तो ये किस में टाइफाइड हो गया और येलो फीवर, ये सब में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब जितना आपका पल्स रहेगा उससे आपका हार्ट रेट कम होगा, मतलब टेम्परेचर से कम होगा। अब देखो, ये पल्स का रिलेशन के लिए एक रूल दिया गया है कि लीबर-मेयर्स रूल है कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर अबव नॉर्मल द पल्स विल इंक्रीज बाय 8 to 10 बीट्स पर मिनट्स। ठीक है, तो ये है बात। अब फीवर के टाइप्स है कि कंटिन्यूस फीवर क्या है, तो इसमें क्या है कि 24 घंटे में 1 भी डिग्री जो है बढ़ता नहीं है, ये लोबर निमोनिया में है, टाइफाइड में है और यूटीआई इन्फेक्शन में। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा कि टेम्परेचर एलिवेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड देन रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, तो ये मलेरिया में, पाएमिया में और सेप्टिसीमिया में देखते हैं। मतलब कि फ़ीवर जो है उसका एक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे 1 डिग्री मान लो बढ़ गया, मान लो कि 100 था तो 101 हो गया, देन वापस से 100 में आ गया, तो ये मलेरिया में, सेप्टिसीमिया में और पाएमिया में। तो ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रॉपर पेशेंट को पूछना है कि भैया बुखार आपको किस तरह से आ रहा है, तो आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प होगी। ठीक है। टर्शियन फीवर 48 आवर पीरियोडिसिटी, मतलब 2 दिन के उसमें अंतराल में बुखार आएगा। यहाँ पे क्वाटिडियन है वो 24 आवर है, क्वार्टन 72 आवर है। रेमिटेंट फीवर टेम्परेचर जो है वो दिन भर जो है नॉर्मल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ जाएगा 24 घंटे में, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ये आपका डायग्नोसिस बन सकता है। अब क्या करना है कि हिंट्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम हिस्ट्री, तो हिस्ट्री टेकिंग का मैंने जैसे आपको बताया था कि भैया एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है आपको। मेडिकेशन क्या पेशेंट ने क्या क्या लिया है वो भी आपको देखना है, क्योंकि आजकल पेशेंट जो है आपके पास आएगा तो आज इतना स्मार्ट हो चुका है पेशेंट कि वो पहले ही पीसीएम भी खा लेगा। कोई आपका जैसे गांव के झोला छाप वगैरह रहते हैं तो वो लोग क्या है एंटीबायोटिक भी दे देते हैं कि चल यार एंटीबायोटिक भी खा ले। तो आपको ना प्रॉपर मेडिकेशन का हिस्ट्री भी लेना है कि आप यहाँ आने से पहले, आपकी ओपीडी में आने से पहले पेशेंट ने क्या क्या मेडिसिन खाई है। ठीक है। फैमिली इलनेस, अगर बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पेशेंट को है तो आपको ना हिस्ट्री लेनी है कि आपके परिवार में कहीं किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था, या किसी भी एड्स या ऐसा कुछ बीमारी तो नहीं था आपके फैमिली में, किसी को कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो है वो तो नहीं था, तो इसका भी आपको हिस्ट्री लेना है। फिर उसके बाद कोई आपको सर्जरी हुई है क्या, क्या होता है ना कई बार सर्जरी होती है तो जब स्टिचिंग करते हैं तो प्रॉपर या तो स्टिच नहीं हुआ रहता है या तो प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं हुई रहती है, जिसके कारण जो पस है, जो जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे प्रॉपर पस का क्लियरेंस नहीं हुआ रहता, तो उसके कारण भी फीवर आ सकता है। पस इंड्यूस्ड फीवर भी उसको बोल सकते हैं, वो इन्फेक्शियस कारण से फीवर होता है। ठीक है। उसके बाद कि कहीं किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं था जिसको ट्यूबरक्लोसिस है और जिसके आप कांटेक्ट में आए हैं। ट्यूबरक्लोसिस में मेनली शाम को फीवर आता है, लेकिन जो फीवर जो है वो ज़्यादा ना भारी फीवर नहीं होता है, लेकिन फीवर होता है। ठीक है।
कोई एड्स वाले पेशेंट के तो उसमें नहीं आए थे। कहीं आप रिसेंट ट्रैवल मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे कि आप आपके शहर में रह रहे हो, आप दूसरे शहर में गए, मान लो वहाँ का पानी आपको सूट नहीं किया, तो क्या है, आपको टाइफाइड हो सकता है, डेंगू, तो आपको इसका भी हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ठीक है। आपका जॉब्स और हॉबीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उससे भी आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, आपका कोई दिनचर्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके वर्किंग प्रोफेशन से भी आपका डिजीज़ डायग्नोस हो सकता है ना। किसी एनिमल का एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि कुत्ता जो होता है उसके जो बाल होते हैं बहुत फाइन होते हैं, कई बार उसको भी इनहेल करने से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण आपको फीवर आ रहा हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अनयूजुअल डाइटरी हैबिट्स, मतलब खाना आप सही से नहीं खा रहे हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, बाहर का गंदा खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो उसके कारण भी आपको फीवर हो सकता है। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री भी लेनी है ना। कोई सेक्सुअल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ये सब भी, क्योंकि सेक्सुअल इंड्यूस्ड कोई इन्फेक्शन आपको हो गया हो उस मतलब जगह का, तो उससे भी बुखार आ सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल एजेंट्स, मेडिसिन और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सच, ये मतलब कोई एलर्जी तो नहीं है आपको किसी चीज़ से, तो ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, आयुर्वेद में जैसे निदान परिवर्जन है, तो पहले अच्छा हिस्ट्री लोगे तो आपको फीवर को है डायग्नोस करने में और उसको ट्रीट करने में आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अब क्या है, कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स, फीवर ओनली, न्यूरोलॉजिक, एब्डोमिनल, पल्मोनरी, रैश, हेमोरेज, बोन एंड जॉइंट एंड गायनोलॉजिकल, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स के साथ, मतलब एसोसिएटेड सिम्टम्स। ठीक है। अब फीवर ओनली में क्या है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, है ना, ये सब फीवर में है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में क्या होता है कि फीवर, हेडेक एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्वर्जन्स, कोमा, ये सब जो है न्यूरोलॉजिक, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया, बुखार जो है सिर में जब चढ़ जाता है। मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजियल जो लेयर रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन। एंसेफेलाइटिस, क्रोनिक मेनिंजाइटिस, टीबी, तो ये सब आप ऐसी रीड लगा सकते हो। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो बहुत दिन से अगर किसी को बुखार है और उसका बुखार का सही ट्रीटमेंट नहीं है, कई बार देखना कि किसी का बहुत तेज़ बुखार होता है तो वो कंफ्यूज्ड रहता है, उसको सिर में बहुत दर्द रहता है, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल सिम्टम्स किस में देखेंगे भैया, टाइफाइड में एंटेरिक फीवर बोलते हैं टाइफाइड को, तो उसमें भी आपको जो है पेट में दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल टीबी में भी पेट में, मतलब पेशेंट का जब आप हिस्ट्री लेते रहोगे ना, तो आप उसको पूछोगे कि आपको दर्द कहाँ है, तो पेशेंट बोल सकता है सर मुझे पेट में दर्द है। अब पेट में भी दर्द है तो किस रीजन में दर्द है, तो अगर आप प्रॉपर रीजन, जैसे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है, उसमें आप अगर प्रॉपर डिफ़ाइन कर पाए कि पेशेंट को किस रीजन में दर्द है, तो उससे भी आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प होगी। भैया कहीं कोई उसको लिवर एब्सेस तो नहीं है, कहीं उसको कोलाई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं एचआईवी तो नहीं है, कहीं पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब कि किडनी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो अपेंडिसाइटिस तो नहीं है अपेंडिक्स में, तो ये सब चीज़ें ना, क्योंकि फ़ीवर जो है वो एक सिम्टम है, तो फ़ीवर तो किसी के कारण भी हो सकता है। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो पेन प्रॉपर देखो, इन्वेस्टिगेशन तो आप क्या है कि इन्वेस्टिगेशन तो लिख लोगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी क्या लिखोगे, वो पहले क्लिनिकली जब पेशेंट को एग्ज़ामिन करोगे तो आप फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लिख पाओगे। फीवर एंड रैश है तो इसमें कुछ है, ठीक है। उसके बाद बोन एंड जॉइंट, फीवर क्या है, जब बोलता है ना पेशेंट कि मुझे हड्डी तोड़ बुखार, तो वो किस में नॉर्मली चिकनगुनिया में, रूमेटिक फीवर में, सेप्टिक अर्थराइटिस, सिकल सेल डिजीज़, ये सब में ना आपको बोन एंड जॉइंट पेन दिखता है। सिकलिन वाले पेशेंट को बहुत दिखता है। तो आपको ना ये सब सिम्टम्स जब निकले, देखो हेमोरेजिक सिम्टम्स भी है, तो इसमें डेंगू में, रिलैप्सिंग फीवर में, येलो फीवर में, ये सब में हेमोरेजिक फीवर सिम्टम्स दिखते हैं। हेमोरेजिक मतलब कि ब्लड लॉस होना, है ना, एपिस्टैक्सिस हो गया, एपिस्टैक्सिस हाई बीपी वाले पेशेंट में भी आपको दिखेगा। तो ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डायग्नोसिस बनाने में। गायनोकोलॉजिकल है तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस है, सेप्टिक एब्जॉर्प्शन है। अब सिम्टम एनालिसिस ऑफ फीवर, तो ड्यूरेशन है उसका जो है, प्रेजेंस ऑफ फीवर है, मोड ऑफ ऑनसेट है, मतलब कब फीवर स्टार्ट होता है, का अचानक से स्टार्ट होता है क्या, पहले
प्रोग्रेशन क्या है फीवर का, कि क्या कंटिन्यू फीवर रह रहा है कि बीच बीच में आता है, सीवियरिटी है कि मतलब कि आप उस फीवर के साथ अपना डेली का जो रूटीन है वो कितना मेंटेन कर पा रहे हो, और फीवर के साथ साथ कंप्लेंट्स आपकी क्या क्या है, पेट में दर्द है क्या, कफ एंड कोल्ड है क्या। तो ये एसोसिएटेड कंप्लेंट्स ना आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती हैं। और पहले कोई ट्रीटमेंट लिए थे क्या, क्या पहले आपको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री थी क्या, या पहले कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थी उसकी आपने ट्रीटमेंट ली है क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जैसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद है जेनेटो यूरिनरी में है, ठीक है। एब्डोमिनल में वही जो पेन वगैरह रहता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ठीक है। जॉइंट सिम्टम्स में क्या है, तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है एकदम, एक बार ऐसे रीड कर सकते हो। बाकी जितना मैंने बताया है वो इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस बनाने में। मेन सिस्टमिक एग्जामिनेशन करो, ठीक है। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स भी पूछो कि बुखार के साथ और क्या लग रहा है, कितने दिन से बुखार है, कब से बुखार है, क्या बुखार पहले भी ऐसा आया था। ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस बनाने में, और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद देखो ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी आपको करना है। स्किन में भी आपको प्रॉपर क्या है कि जब एग्जामिन करोगे तो आयुर्वेद में जैसे दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये सब, तो दर्शन का भी बहुत महत्व है भाई। जब पेशेंट को आप एग्जामिन करो तो उसके कपड़े वगैरह भी आप खुलवा के पीठ में देख सकते हो कि कहीं स्पॉट्स तो नहीं है। रोज़ स्पॉट्स टाइफाइड में एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है। तो ये सब चीज़ें देखने से भी आपको पता चल सकती है कि कहीं रैशेस तो नहीं है, कहीं स्किन इन्फेक्शन जो है उसके कारण तो पेशेंट को बुखार नहीं आ रहा है, तब आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल की कहीं पेशेंट के जॉइंट पेन तो नहीं है, उसके कारण तो बुखार नहीं आ रहा है, उसको चला के देखो, उसके प्रॉपर उसका गेट देखो कि पेशेंट चल रहा है तो सही से चल रहा है कि नहीं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इन्फेक्शन रहेगा तो वही है, टीबी हो गया, यूटीआई, प्रोस्टाइटिस, वुंड इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेटरी है तो रूमेटॉइड है, ड्रग फीवर है, बीटा लैक्टम, एंटीबायोटिक्स, ये सब है ना। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती है। अब क्या है कि जब फीवर आपने किसी पेशेंट के में देखा तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस आप क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हो पेशेंट में। तो एक तो है कि भाई सीबीसी तो सबके में लिखते हैं नॉर्मली। एक नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में भी कोई फीवर का पेशेंट आया तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सीबीसी कराओ। सीबीसी में आपको एचबी लेवल्स दिख जाएंगे, आपको डब्ल्यूबीसी, टीएलसी सब का आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो उसमें क्या है कि अगर एचबी लेवल्स कम हैं, आरबीसी कम है, तो कहीं वो सिकलीन का पेशेंट तो नहीं है, ये इसकी ओर आपको डायग्नोसिस जा सकता है। डब्ल्यूबीसी बढ़ा है या कम है तो इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है नॉर्मली एक जनरल फिजिशियन जो है सबसे पहले अगर बुखार आ रहा है बोलेगा कोई पेशेंट तो सीबीसी एक तो बोलेगा कराने, और सबसे कॉमन है कि विडाल टेस्ट कराने बोलेगा, लेकिन विडाल टेस्ट भी एक हफ्ते के बाद पॉजिटिव आता है, ठीक है। आफ्टर दैट वो क्या बोलेगा कि अगर उसको कहीं लगेगा कि भैया इसको सर्दी खांसी का कोई सिम्टम दे रहा है तो एक तो नॉर्मली क्या करेगा, पहले तो अगर कफ एंड कोल्ड और फीवर रहेगा तो क्या करेगा, एक पैरासीटामॉल दे देगा, ठीक है। अगर उसको वायरल नहीं बैक्टीरियल लग रहा है तो एक एंटीबायोटिक ऐड कर देगा, जैसे एजिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलिड ग्रुप का ड्रग है, 10 to 15 mg उसका डोज़ रहता है चाइल्ड के लिए। तो जितना मतलब अडल्ट डोज आपका 500 mg के आसपास रहता है, तो उसको बीडी डोज में आप चला दो। और एक अगर नाइट में मतलब कफ़ एंड कोल्ड है तो एक फिर कफ़ सिरप ऐड कर दो, है ना। ड्राई कफ़ है कि कोल्ड कफ़ है उसके अनुसार, जैसे ब्रोमोहेक्सिन हो गया, सेल्ब्यूटामॉल, लीवोसेल्ब्यूटामॉल, ये सब वाले कफ़ सिरप को आप दे के पेशेंट को भेज दो। उसके बाद भी अगर पेशेंट को तकलीफ़ आ रही है तो एक चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, एपी व्यू और लेटरल व्यू में, ठीक है। और यूरिन वाला कहीं अगर आपको लग रहा है कि भैया कहीं पेशेंट को पेशाब में जलन हो रही है तो एक यूरिन आरएम टेस्ट करा लो। मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसका टेस्ट करा लो कि भैया यूरिन में तो कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो नाइट्रोफेरेंटाइन एक होता है मेडिसिन जो आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के उसमें देख सकते हो। देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये डिफ़ाइन करना अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इम्पॉर्टेंट होता है। देन आगे तो एलएफटी, आरएफटी ये सब भी आप करा सकते हो, एचआईवी टेस्ट करा सकते हो।
है ना, सीबी नाट करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर आपके निर्भर करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोड साइड एक्सीडेंट वाला है तो सीटी हेड कराओ, स्टूल कल्चर भी करा सकते हो। तो ये तो बहुत आगे के टेस्ट हैं, लेकिन कॉमन जो टेस्ट होता है वो सीबीसी होता है, आरएफटी, एलएफटी, यूरिन आरएम, और उससे ज़्यादा हुआ तो ट्यूबरक्लोसिस वाला हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया। ये सब इम्पॉर्टेंट है आपका। एक नॉर्मल फीवर में तो सीबीसी करा लो। सीबीसी से आपको पता चल जाएगा कि कहीं इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा होता है या कम होता है, तो एंटीबायोटिक्स चूज़ करके आप दे दो, ठीक है। उसके बाद ईएसआर जो है वो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। ये जमने लग जाता है तो इन्फेक्शियस कंडीशन में जो है वो टूट टूट के इकट्ठा होने लग जाएगा। तो सीपीआर जो होता है, सीआरपी और ईएसआर में क्या डिफरेंस होता है? ईएसआर जो है बढ़ा हुआ है ना, तो वो किसी डिजीज़ की तरफ जो है एकदम प्रॉपर एक रूल आउट नहीं करता है, लेकिन इन्फेक्शन में ईएसआर बढ़ा होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन में बढ़ा होता है, टिश्यू इंजरी, थायराइड डिजीज़ और एजोटेमिया, इन कंडीशंस में ईएसआर बढ़ा होता है। सीपीआर जो रहता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं उसको। ये जो होता है ना बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी कम भी हो जाता है, ठीक है। ईएसआर जो है मोर देन 100 किस में होगा? टीबी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस, वेस्कुलाइटिस, एप्सिस, नियोप्लाज्म। ईएसआर जो है वो एक इन्फेक्शन को के तरफ डिनोट करता है कि पेशेंट को कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेटरी कुछ डिजीज़ हो गया है पेशेंट को, तो उसमें ईएसआर बढ़ा होता है। इन्फ्लामेशन किस में बढ़ा रहता है? जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इसमें भी ईएसआर बढ़ा हुआ पेशेंट के में दिखता है। ठीक है। अब ब्लड कल्चर की बात करते हैं। तो ब्लड कल्चर आपको कब कराना है? बहुत महंगा होता है ब्लड कल्चर कराना। तो सीबीसी वगैरह में भी अगर आपको नॉर्मली नहीं ठीक हो रहा है तब आप ब्लड कल्चर कराओ, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराते हैं कि भाई पेशेंट को क्या प्रॉपर किस मतलब उसका फीवर हुआ है, कौन सा पैथोजन उसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से आपको फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। अब नॉर्मली इसमें एक नॉर्मली फ़ीवर का पेशेंट है, अगर इनिशियल है, कुछ भी नहीं लिया है, तो नॉर्मल अगर फ़ीवर आ रहा है तो उसको क्या करो, पैरासीटामॉल 650 mg, यहाँ 500 mg लिखा है लेकिन नॉर्मली अब 650 mg का पीसीएम चला दो टीडीएस में, है ना। उसके अलावा एसोसिएटेड कंप्लेंट्स देखो कि पेट दर्द है क्या, तो अगर बाहर का कुछ खाया है, अगर टाइफाइड की तरफ जा रहा है तो उसमें फिर आप फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ना, और ये सब ग्रुप का जो ड्रग्स होते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स ग्रुप के जो ड्रग्स होते हैं, ओफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्स है, उसको बीडी डोज में चला दो। एक खाली पेट में पैंटॉप, ओमेप्राजोल, ये सब दे दो, है ना। ओडी में रेबेप्राजोल डी आता है जिसको आप ओडी डोज में दे सकते हो, 24 घंटे का उसका वायबिलिटी रहता है। उसके बाद अगर कफ़ एंड कोल्ड लग रहा है, तो अगर ड्राई कफ़ है तो कौन सा कफ़ सिरप दोगे? सेल्ब्यूटामॉल, लीवोसेल्ब्यूटामॉल वाला कफ़ सिरप दे दो, है ना। उसके बाद ब्रोमोहेक्सिन, ये भी एक कफ सिरप आता है। तो इसका डिटेल वीडियो हम कभी और बता देंगे, लेकिन एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि एक पीसीएम दे दो, एक कफ एंड कोल्ड के लिए मेडिसिन दे दो, एक एंटीबायोटिक अगर कफ कोल्ड इंड्यूस है तो सबसे बेस्ट है एजिथ्रोमाइसिन बीटी डोज में दे दो, 500 mg का टैबलेट है, बीटी डोज में दे दो। उसके बाद अगर नाइट में और कफ कोल्ड है तो एक लिवोसिट्रेजिन एंटीहिस्टामिनिक, आपको अगर लग रहा है कि कहीं एलर्जी इंड्यूस्ड है तो लिवोसिट्रेजिन टैबलेट एसएस, मतलब वंस इन नाइट ये टैबलेट आप दे सकते हो। उसके अलावा अब आपको जैसे अगर लग रहा है कि भाई डेंगू है या मलेरिया है, तो फिर उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ओर बढ़ो। टाइफाइड है तो वही फिर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के जो ड्रग हैं, जैसे सिफेक्सिम हो गया। सिफेक्सिम जो होता है वो एकदम से नहीं, आपको पहले फ्लोरोक्विनोलॉन्स वाले ड्रग्स हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्स है, उससे स्टार्ट करो। उससे नहीं ठीक होता है देन आप सिफेक्सिम की तरफ बढ़ो। कई जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो आपके एरिया में क्या ड्रग ज़्यादा अच्छा एक्ट करता है उसके अनुसार भी आपको काम करना है। मेनली टाइफाइड जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसमें जो एंटीबायोटिक होता है या तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक लेना है, या तो एजिथ्रोमाइसिन बच्चों में, बूढ़ों में, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो सिफेक्सिम अगर आप यूज़ करते हो ना तो उसमें ना जो कार्टिलेज डैमेज के बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। तो इस हिसाब से अब डेंगू अगर किसी को डायग्नोस हुआ है तो उसमें तो नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना रहता है। फीवर है, फिर ना प्लेटलेट्स चढ़ाना है,
फिर आपको पपाया एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉपर इस वे में। डेंगू का तो डेंगू हेमरेजिक भी रहता है, फिर शॉक भी होता है, तो उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना है। डेंगू में एनाल्जेसिक नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मली अगर पेशेंट अगर कोई फीवर वाला है, हाथ पैर दर्द का भी कंप्लेन ले रहा है, तो पीसीएम से स्टार्ट करो। अगर फिर भी उसका दर्द बहुत ज़्यादा है तो टेस्ट ही करा लो, क्योंकि बिना टेस्ट के अगर एनाल्जेसिक दिए मान लो 3-4 दिन के लिए और पेशेंट को कहीं डेंगू निकला तो फिर उसका जो है तकलीफ़ आप और बढ़ा दोगे, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर मेनली बुखार और अगर आपका दर्द अगर बहुत ज़्यादा है, मान लो पेट में मरोड़ने जैसे दर्द है, तो मेफेनेमिक एसिड या मेफ्टाल स्पाज़ में ये भी आप दे सकते हो, है ना। डाइसाइक्लोमीन है, वोमिटिंग लग रहा है तो ऑन्डेंसेट्रॉन ऐड कर दो। तो इस प्रकार से आपको सिम्प्टोमेटिक प्रॉपर एकदम स्टेप टू स्टेप चलते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो आज हमने इस वीडियो में फ़ीवर के बारे में जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उसके बारे में हमने बात की है। फ़ीवर बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो एक ओपीडी लेवल पे पेशेंट आता है उसको आपको कैसे ट्रीट करना है उसके तरफ हमने बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको अगर लगता है कि इसमें और ऐड होना चाहिए था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।